हेलो एंड वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। ज्योग्राफी के डेमो वीडियोस की सीरीज में आज एक और डेमो वीडियो। इस वीडियो में हम कोपेन और थॉर्नथेट के वर्गीकरण की बात नहीं करेंगे। इसमें हम व्लादिमीर कोपेन की जो उन्होंने 13 जलवायु प्रदेश, जो छोटे छोटे स्मॉल जलवायु रीजन्स बताए थे, उस जलवायु या क्लाइमेटिक रीजन्स में हम आज दो रीजन की बात करेंगे, यानी भूमध्य रेखीय और उष्णकटिबंधीय मॉनसून। मैं हूं गौरव त्रिपाठी और गौरव सर की ज्योग्राफी क्लास में आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमो वीडियो की ये सीरीज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विश्व के जलवायु प्रदेश। देखिए, हमारा जो टॉपिक है विश्व के जलवायु प्रदेश है। विश्व के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे विश्व के जलवायु प्रदेश पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मेनली 12 डिवीजन जो है ना, वो 12 डिवीजन हम रैंडमली पढ़ लेते हैं और उसकी कोई एक छोटी सी कैरेक्टर को अगर मैच करने के लिए दे देता है तो हम वहां पर कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। इसीलिए हम एक साथ सारे जलवायु प्रदेशों को ना पढ़ करके एक एक दो जलवायु प्रदेशों को पढ़ेंगे और व्लादिमीर कोपेन और थॉर्नथेट के जलवायु विशेषताओं, जलवायु वर्गीकरण के विशेषताओं के साथ इनकी जो अलग अलग बातें हैं और समान बातें, उन दोनों को दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश ये है, बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट करके उसमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहा कि सर वीडियोस लंबे नहीं छोटे बनाइए क्योंकि डेटा पैक खत्म हो जाता है। तो फिर मेरी कोशिश ये है कि स्मॉल वीडियोस बनाएं, क्योंकि आप देखेंगे जब टीसीएस एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे तो आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट के जो वीडियोस हैं वो पॉल्यूशन वगैरह के 1.5 घंटे के वीडियो हैं। तो सोचने हमने कहा कि सर थोड़े वीडियो स्मॉल बनाइए। तो मेरी कोशिश है कि हम स्मॉल वीडियो, स्मॉल टॉपिक्स को ज़्यादा बनाएं और ज़्यादा टॉपिक में उसे मल्टीपल टॉपिक्स बनाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विश्व के जलवायु प्रदेश। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है जलवायु और दूसरा होता है मौसम। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको फ्रॉम द बॉटम पढ़ना। मैं ये नहीं समझता कि आप पीजी किए हैं, बिल्कुल पीजी आप डिग्री के लिए किए हैं, आपने डिग्री की हुई है, लेकिन उसके बाद जरूरी नहीं कि सारे कॉन्सेप्ट आपके वहाँ पे क्लियर हो। बिकॉज एग्जामिनेशन में जब आप पीजी करके आते हैं वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको इसलिए नहीं क्लियर होते हैं क्योंकि आप रश में रहते हैं एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो इसलिए हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दो बातें हैं, एक मौसम है, एक जलवायु है। तो मौसम और जलवायु में दो बेसिक फर्क होते हैं। पहला फर्क होता है टाइम का और दूसरा फर्क होता है उनके चेंज होने का। तो मौसम जहां होता है वो मौसम क्या होता है, जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, वायुमंडलीय दशाएं, उनमें शीघ्र परिवर्तन। शीघ्र परिवर्तन का अर्थ क्या है? शीघ्र परिवर्तन का अर्थ है चाहे वायुमंडलीय दाब हो, शीघ्र परिवर्तन का मतलब है चाहे वायुमंडलीय नमी हो, शीघ्र परिवर्तन का मतलब है चाहे वायुमंडल में हवा की स्थिति हो, शीघ्र परिवर्तन का मतलब है तापमान की स्थिति, शीघ्र परिवर्तन का मतलब होता है मेघाच्छन्नता की स्थिति। इन सभी में जब बहुत जल्दी कुछ घंटों में, 1-2 दिनों में या सप्ताह के अंदर परिवर्तन हो जाए, तब उस दशा को हम कहते हैं मौसम। यानी अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को हम मौसम कहते हैं। और इनमें जो चेंज होता है वो क्या होता है, वो एकाएक होता है, बहुत जल्दी होता है। लेकिन जब हम बात जलवायु की करते हैं तो ये दीर्घकालिक ऋतु दशाएं होती हैं, दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाएं होती हैं। जैसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम कि आप किसी एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर पहले वर्षा होती थी सदाबहार स्तर की, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। आप ये सुना करते थे कि आपके बाबा ये कहा करते थे कि यहाँ पर घनघोर वर्षा हुआ करती थी। लेकिन जब आप बड़े हुए तो आपने देखा कि अब यहाँ वर्षा इतनी होती है कि धान की फसल के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो जलवायु कभी
सदाबहार स्तर की होती थी, यानी वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा होती थी। आज कंडीशन क्या है कि वहाँ पर 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने लगी है। ठीक है, मतलब वहाँ पर अब धीरे धीरे शुष्कता बढ़ रही है। तो ये क्या है, ये जलवायु का परिवर्तन है। और ये एक सप्ताह, एक वर्ष में नहीं होता, ये लगभग 50 वर्षों का औसत माना जाता है। तो जलवायु दीर्घकालिक ऋतु दशा, दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, और जो मौसम है वो अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं हैं। व्लादिमीर कोपेन जो कि जर्मन रशियन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो अपना वर्गीकरण किया था, वो वर्गीकरण दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज में उसमें मानी थी, तापमान और वृष्टि। तापमान और वृष्टि उनके केंद्र में थे, और उन्होंने क्या किया था, जलवायु से वनस्पति के संबंधों को जोड़ने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया था। ठीक है, जबकि थॉर्नथेट जो थे वो उत्तरी अमेरिका के थे। थॉर्नथेट वर्षण प्रभाविता और जो वाष्पीकरण है, ये इनके केंद्र बिंदु में था। इन दोनों चीजों को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, लेकिन हम यहाँ मेनली देख रहे हैं कि जो व्लादिमीर कोपेन थे, इन्होंने 6 बड़े समूह किसके बनाए, 6 बड़े समूह किसके इन्होंने बनाए, जो ग्लोब पर जो जलवायु समूह है वो 6 बड़े जलवायु समूह, जिसमें पहला क्या था, उष्णकटिबंधीय जलवायु समूह यानी ए। इसे हम इरेज कर देते हैं, एक एक लिखते हैं और एक एक हम समझते हैं। थॉर्नथेट की बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ हमारा उद्देश्य आज के वीडियो में है कि हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखें। तो पहला यानी ए, उष्णकटिबंधीय। अब उष्णकटिबंधीय जलवायु का अर्थ ये हुआ, जिसे हम ए से प्रदर्शित करेंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि सभी महीनों का जो औसत तापमान हो वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, यानी 18 किसी भी मौसम का जो तापमान हो, किसी भी महीने का जो तापमान हो वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा ए से जब आपको ए दिखाई पड़ेगा तो आप एक बड़ी अच्छी चीज समझिएगा कि यहां पर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। दूसरा आता है बी मतलब शुष्क जलवायु। ये मैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण नहीं बता रहा हूं, ये सिर्फ कुछ विशेषताएं बता रहे हैं। जब शुष्क जलवायु की स्थिति आती है तो इसकी खास बात होती है वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण का अधिक होना। तो जब किसी भी क्षेत्र में आप बी देखेंगे तो आप ये समझ जाइएगा कि ये ऐसा क्षेत्र है जहां वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक हो रहा है। फिर तीसरा है सी, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु। तीसरा कह रहा है समशीतोष्ण, और जब समशीतोष्ण की आती है तो होता है कि सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस, सबसे ज्यादा ठंडा महीना हो तो 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक, लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से कम। कितना? 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 18 डिग्री सेल्सियस से कम। इसका एक नाम और है, उसे कहते हैं मध्य अक्षांशीय जलवायु। राइट, तीसरा हो गया। अब डी, ये देखिए ऐसे ही भूमध्य रेखा, उससे ऊपर उससे ऊपर उससे डी में पहुंच गए। डी मतलब जहां हम टुंड्रा की कंडीशन, टैगा की कंडीशन में आते हैं, मतलब शीताद्र जलवायु। ठीक है, शीताद्र जलवायु, सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे। डी मतलब शीताद्र। सर्वाधिक ठंडे महीने का जो तापमान होता है वो 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे। फिर आता है ई यानी ध्रुवीय जलवायु, और फिर आता है एफ का मतलब होता है उच्च स्थान। राइट,
तो ये 6 हैं, आप इन 6 को याद रख लीजिए। ऐसे परीक्षा में पूछा ए फॉर उष्ण कटिबंधीय, सभी मौसम सभी महीनों का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। फिर दूसरा आता है बी यानी शुष्क जलवायु, जहां की खास बात क्या होती है, वर्षण से यानी प्रेसिपिटेशन से ज्यादा इवापोरेशन। फिर जो तीसरी विशेषता आती है वर्षण से ज्यादा वाष्पीकरण। तीसरा आता है सी का मतलब होता है मध्य अक्षांशीय जलवायु, जहां 3 डिग्री सेल्सियस से कम न्यूनतम तापमान नहीं होता किसी महीने का, और 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान नहीं होता किसी भी महीने का। ये 2 खास बात है। फिर आते हैं हम डी में। डी का मतलब होता है शीताद्र जलवायु। शीताद्र जलवायु का मतलब होता है किसी भी महीने का जो तापमान है वो क्या हो, वो 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। और फिर ई में आते हैं, ये टैगा समझ लीजिए, और फिर ऊपर जाएंगे तो टुंड्रा समझ लीजिए। तो टैगा और टुंड्रा, और एफ जो है वो ऊंचे स्थानों की यानी ऊंचाई के कारण शीत, ठीक है, यानी ऊंचे स्थान। इतनी बातें तो हम समझ गए, ठीक है। अब हम सीधे आते हैं कि जो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था, जिसमें 13 प्रकार की सूक्ष्म जलवायुओं को उन्होंने बताया था, उनमें से हम जो सामान्य रूप से 12 जलवायुओं का वर्गीकरण है, उसमें आज हम 2 जलवायु को देखेंगे। एक देखेंगे भूमध्य रेखीय जलवायु, उसकी विशेषताएं यानी एएफ, और दूसरा देखेंगे हम मानसूनी प्रकार की जलवायु यानी एएम, ठीक है। अब इस बात को हम इसको इरेज कर देते हैं और शुरू करते हैं हम किस पे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अभी तो ये फिल्म की कास्टिंग थी, विश्व के जलवायु प्रदेश, जिसमें पहला जलवायु प्रदेश है भूमध्य रेखीय जलवायु। भूमध्य रेखीय जलवायु, ठीक है। देखिए, पहले हम एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फिगर बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र का हम एक फिगर बनाते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो। क्या फिगर पूरा आ रहा है? ठीक है, अगर फिगर ना आए पूरा तो थोड़ा सा हम इसको और इधर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। हो सकता है फिगर पूरा ना आ रहा हो, थोड़ा सा हम इसे शिफ्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमें केवल समझना ही है। तो हम इस बात को ऐसे ही समझ लेते हैं। ये है इंडोनेशिया का हिस्सा, फिलीपींस का हिस्सा, बस इतना ही हमें समझना है। ये इंडोनेशिया का हिस्सा, ठीक है। अब देखिए, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, क्लियर दिख रहा है? ठीक, चलिए अब हम इसी को ध्यान में रखेंगे कि 0 डिग्री
से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इस बीच का जो हिस्सा होता है वही है भूमध्य रेखीय जलवायु। ठीक है, भूमध्य रेखीय जलवायु की खास बात क्या है कि औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। याद कीजिए, जहां पे ए था, तो ए का मतलब है किसी भी ऋतु का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की जो औसत तापमान है वो कितना है, वो है 27 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान, और जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो उच्च वार्षिक तापमान और उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा, ये किसकी विशेषता है? 0 से 10 डिग्री सेल्सियस उत्तर और 10 डिग्री सेल्सियस दक्षिण में स्थित भूमध्य रेखीय क्षेत्र की विशेषता है। और विशेषताएं क्या है कि इस क्षेत्र में उच्च वार्षिक तापमान और उच्च आर्द्रता के चलते दिन में दोपहर के बाद गरज चमक के साथ वर्षा होती है, और इस वर्षा के कारण यहाँ पर उच्च आर्द्रता पाई जाती है, या उच्च आर्द्रता के कारण वर्षा पाई जाती है। और इस अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऐसे ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या इन क्षेत्रों की बात करें तो ये क्षेत्र आपको कॉन्गो बेसिन में मिलेंगे, इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में मिलेंगे, आपको सेल्वास वन के रूप में अमेजन बेसिन में मिलेंगे। जब किसी भी क्षेत्र की जलवायु को पढ़ा जाता है तो उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य और सामने आता है, वो है तापांतर। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के तापांतर की यदि बात करें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो वार्षिक तापांतर होता है वो लगभग नगण्य होता है, 1 से 5 डिग्री के आसपास होता है। मतलब 5 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक तापांतर बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन दैनिक तापांतर जो होता है भूमध्य रेखा का वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, पर वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 12 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि सायकाल 3, 4, 5 बजे वहां पर बादल बनने शुरू होते हैं, वर्षा होती है, मौसम साफ हो जाता है। रोज होने वाली वर्षा के कारण ही भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कभी भी उच्च तापमान की स्थिति नहीं हो पाती है, उच्चतम तापमान की स्थिति नहीं हो पाती है, भले ही वहां पर सूर्य का सीधा चमकना होता है, क्योंकि बादल मेघों से भरा रहता है। मेघों से भरे होने के कारण और उच्च वार्षिक वर्षा या दैनिक वर्षा के कारण ही भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उच्च तापमान यानी अधिक तापमान, दैनिक रूप से अधिक तापमान के होने पर भी वायुमंडल में धूल के कण नहीं पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र की हम बात करें तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र ब्राजील के क्षेत्र में, यानी अमेजन बेसिन, जहां पर इस अमेजन बेसिन के क्षेत्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। इस अमेजन बेसिन क्षेत्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। इसके अलावा कॉन्गो बेसिन पृथ्वी पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके अलावा यहाँ पर है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर जो पश्चिमी इलाका है वो भी क्या है? वो भी इसी से प्रभावित है। फिर ये इंडोनेशिया का पार्ट। तो ये जो क्षेत्र है ये क्या है? ये महत्वपूर्ण है किसके लिए? भूमध्य रेखीय क्षेत्र के लिए। और इन क्षेत्रों में उच्च वार्षिक वर्षा, उच्च वार्षिक तापमान पाया जाता है। अगर इन क्षेत्रों में हम अलग अलग बात करें तो अमेजन बेसिन आपको दिख रहा है, बहुत थोड़ा सा भाग यहाँ मध्य अमेरिका का भी है जो भूमध्य रेखीय जलवायु का अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त कॉन्गो बेसिन मध्य अफ्रीका का, गिनी तट मध्य अफ्रीका का ये क्षेत्र, इसके अलावा मेडागास्कर का पश्चिमी हिस्सा,
इंडोनेशिया का क्षेत्र, ये क्षेत्र यानी पूर्वी द्वीप समूह और फिलीपींस, ये क्षेत्र क्या होते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की जलवायु का अनुभव करते हैं। और इन क्षेत्रों में अगर वनों की चर्चा की जाए तो उच्च वार्षिक वर्षा, उच्च वार्षिक तापमान के कारण जैव विविधता के समृद्ध भंडार हैं। पृथ्वी पर ये जो वायुमंडलीय स्थिति में कार्बन की, ऑक्सीजन की मजबूत स्थिति है, उसके लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैव विविधता के उच्च भंडार होते हैं। और इन वनों को अगर हम देखें तो चंदन, महोगनी, चंदन, रबर, एबोनी, सिनकोना, ये सब कैसे हैं, ये सब वो वन है, यानी रबर, एबोनी, सिनकोना, बांस, महोगनी, चंदन के भी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। चंदन के वृक्ष पतझड़ वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में ऐसे वनों की स्थिति है जो बहुत ऊंचे होते हैं, सघन प्रकार के होते हैं, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसको रास्ते में ही रोक लेते हैं। और इन क्षेत्रों में ऐसा होता है कि कुछ क्षेत्रों पर वर्षों तक कोई भी प्रकार की जो धूप है वो नहीं पड़ पाती है। लताएं वृक्षों पर होती हैं और इस सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति के लिए जो वृक्ष होते हैं वो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। भूमध्य रेखीय जलवायु में सघन वृक्षों की अधिकता होने के कारण आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा वृक्षों की विविधता होती है कि अगर आर्थिक रूप से हम उनका उपयोग करें तो एक सीमित क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको वृक्षों, एक सीमित क्षेत्र में अलग अलग प्रजाति के वृक्ष ज़्यादा हैं तो उनका उपयोग हम बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं कर पाते हैं। दूसरी जो जलवायु है, अब इसे मैं इरेज करता हूँ। प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में जब हम प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे, रोज हम 10 प्रश्नों के उत्तर, 10 प्रश्न लाएंगे आपकी परीक्षा के लिए और उनके उत्तर के माध्यम से इनको हम सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु से संबंधित है। देखिए, उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु यानी जिसमें हम भारत स्थित है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु। अब उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु की स्थिति देखिए क्या है। जब हम उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु की बात करते हैं तब हम एक शब्द का यूज करते हैं, AM, उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी। तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन जब मॉनसूनी जलवायु इसमें ऐड हो जाती है तो कभी कभी जो तापमान है किन्हीं विशेष क्षेत्रों में, विशेष रूप से मैदानी क्षेत्रों में 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। और जो इसके ऊंचे वाले क्षेत्र हैं जैसे हिमालय के क्षेत्र, वहाँ भी न्यूनतम हो जाता है। और अधिकतम तापमान जो है वो 40 डिग्री से ऊपर पहुँच जाता है। ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है? क्योंकि वर्ष में हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में परिवर्तन होता है। ये बड़ी विशेषता है उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु की। अगर हम फिगर के माध्यम से देखें, फिर आइए एक फिगर बनाते हैं हम। जब भी कभी कोई फिगर आप ड्रॉ करें तो फिगर के साथ एक खास बात समझें कि हर एक कर्व, हर एक मोड़ कुछ तो कहता है।
तो ऐसी स्थिति में हम भारत की भी बात करेंगे और ऐसी ही स्थिति में हम भूमध्य रेखा की चर्चा देखिए, ऑस्ट्रेलिया भी संबंधित है इससे। हम ऑस्ट्रेलिया को भी यहां पर लेंगे। पहले उन स्थानों को देख लेते हैं जिन स्थानों पर यह भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। अगर आपके फिगर में ऑस्ट्रेलिया ना आ रहा हो तो मैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को और आगे बना देता हूं। जरूरी नहीं, हमें केवल समझना है। यहाँ पे तो बहुत जरूरी नहीं है कि हम एकदम एग्जैक्ट फिगर वहीं पर बने। ठीक है, चलिए अभी सारी फिगर्स दिख रहे होंगे आपको, आई होप। पहले देख लेते हैं किन किन क्षेत्रों में। अब जहां पर 0 से 10 तक आपने भूमध्य रेखीय जलवायु को छोड़ा था, बस उसी से ऊपर ले लीजिए और 30 डिग्री अक्षांशों तक आप किसको ले लेंगे, यानी 10 के बाद 30 डिग्री अक्षांशों तक की जो स्थिति है वो कैसी है, वो है मॉनसूनी क्लाइमेट। वो है मॉनसूनी क्लाइमेट, वो है मॉनसूनी क्लाइमेट, वो है मॉनसूनी क्लाइमेट। ये पूरी स्थिति किसकी है, मॉनसूनी क्लाइमेट की। यहां पे नहीं है, ये तो पश्चिमी चीन तुल्य जलवायु हो जाएगी। ये मॉनसूनी क्लाइमेट, ये यहां पर मॉनसूनी क्लाइमेट ऑस्ट्रेलिया में भी, और इसी के बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो है जो अफ्रीका में है, वो ये क्षेत्र मॉनसूनी क्लाइमेट का अनुभव करता है। ठीक, ये पूरा क्षेत्र मॉनसूनी क्लाइमेट का, वहां मॉनसूनी क्लाइमेट अफ्रीका नहीं, थोड़ा सा चेंज करें, यहां पर थोड़ी सी मानसूनी जलवायु का अनुभव ये क्षेत्र करता है और ये क्षेत्र मानसूनी जलवायु का अनुभव करेगा किनारे पर बहुत थोड़ा। तो ये जो मानसूनी जलवायु है ये किन हवाओं से प्रेरित होती है? मानसूनी जलवायु जो है ये प्रेरित होती है कौन सी? व्यापारिक पवनों से। किससे प्रभावित होती है? व्यापारिक पवनों से। और इन्हीं व्यापारिक पवनों के ट्रीटिंग और इन्हीं व्यापारिक पवनों के रिट्रीटिंग, यानी इन्हीं व्यापारिक पवनों के ऊपर आने और इन्हीं व्यापारिक पवनों के वापस जाने के कारण ही कौन बनता है? हमारा मॉनसून बनता है। यानी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, यानी जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, इन दोनों व्यापारिक पवनों के ही कारण मॉनसून का ट्रीटमेंट और मॉनसून का रीट्रीटमेंट होता है। मतलब अगर दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवने, देखिए यहां पर एक खास बात समझ लीजिए कि व्यापारिक पवने उत्तरायण और दक्षिणायन होती हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है तो सूर्य के जिस भी गोलार्ध में ये सीधी किरणें पहुंचती हैं, यानी पृथ्वी के जिस गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें पहुंचती हैं, वहां पर क्या होता है? सूर्य की सीधी किरणें पहुंचने के कारण जो दक्षिण से हवाएं हैं, दक्षिण से, या मान लिया सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है, जब स्थिति होती है 21 जून की, तब दक्षिणी गोलार्ध में जो सनातनी पवनें होती हैं वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश में शिफ्ट कर जाती हैं। और जब सूर्य धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध में आता है तो भूमध्य रेखीय स्थिति पे आने के कारण, जब भूमध्य रेखीय स्थिति आती है यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को, तब भूमध्य रेखा स्थिति पे बनने के कारण ये सूर्य कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। तब ये सारी धाराएं, सारी हवाएं जो हैं, धाराएं नहीं, वो अपने प्लेस पर बन जाती हैं। फिर जब सूर्य दक्षिण में आता है तो सभी हवाएं
अब जिन भी अक्षांशों के बीच चलती हैं 10 डिग्री दक्षिण की तरफ आ जाती हैं। यानी सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं वो क्या होती हैं, वो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं और उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं वो क्या होती हैं, वो शिफ्ट होती हैं। ठीक, यही दोनों हवाएं जब दक्षिण से उत्तर की तरफ पहुंचती हैं तो मानसून आता है, जब फिर दक्षिण में आ जाती हैं तो मानसून का रिट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो मानसूनी हवाओं को या मानसूनी जलवायु के लिए कौन सी हवा उत्तरदायी है, इसके लिए उत्तरदायी है ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें। फिर मानसूनी हवाओं की, मानसूनी जलवायु की 10 से 30 डिग्री प्रादेशिक हवाओं की यानी ट्रेड विंड की पेटियों में ये जलवायु पाई जाती है। भारत सहित म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का थोड़ा सा हिस्सा, दक्षिणी पूर्वी तटीय हिस्सा, उत्तरी पूर्वीय द्वीप समूह, उसके अलावा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, जैसा मैंने फिगर में बनाया है, ये सभी मानसूनी जलवायु के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, मानसूनी जलवायु की और विशेषताओं की बात करें तो 6 महीने हवाएं जो हैं वो सागर से स्थल की तरफ और बाकी के 6 महीने स्थल से सागर की तरफ चलती हैं, जो हिंद महासागरीय क्षेत्र में धाराओं के चलने में भी अपना प्रभाव डालती है। और इन्हीं हवाओं के 6 महीने स्थल से सागर और सागर से स्थल पे चलने के कारण धाराएं भी अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं। मानसूनी जलवायु के कारण, या कह सकते हैं कि मानसूनी जलवायु की यह विशेषता होती है कि यहाँ स्पष्ट ऋतुगत विशेषताएं परिलक्षित होती हैं, यानी अलग अलग सीजनल जो कैरेक्टर्स हैं वो दिखाई पड़ते हैं। जैसे शीतकाल में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री तक भी पहुंच जाता है भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में। तो जब ग्रीष्मकाल की बात आती है तो थार्म का जो मरुस्थल है वो 45 डिग्री से ज़्यादा तापमान लाता है। इवन महाद्वीपीय क्षेत्र का मतलब होता है आंतरिक क्षेत्रों में, स्थलीय क्षेत्रों में भी तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, 40, 42, 48 डिग्री तक पहुंच जाता है। वर्षा ऋतु की बात करें तो कभी ऐसी स्थिति आती है कुछ क्षेत्रों में कि वहाँ पर जो वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा 300 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। शीतकाल, ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल, अलग अलग ऋतुओं का पूरी विशेषताएं दिखाई देना ये मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान, लेकिन मौसम की चरम दशाओं की विशेषता भी जलवायु की विशेषता है, जो है कौन सी, मानसूनी क्लाइमेट की। और विशेषताओं की बात करें हम तो यहाँ पर सदाबहार वन भी पाए जाएंगे, पतझड़ वाले वन भी पाए जाएंगे, और जहाँ ऊंचे क्षेत्र हैं वहाँ पर टेम्परेट जलवायु भी पाई जाती है। सदाबहार वनों की बात करें तो वही सदाबहार वन रबर, महोगनी, बांस बिल्कुल पाए जाएंगे। और जब पतझड़ वालों वनों की बात करें, सदाबहार वन में बांस, महोगनी, एबोनी, रोजवुड। और अगर हम पतझड़ वालों की वनों की बात करें जहाँ पर 75 या 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, तब हमें वहाँ कौन मिलेगा, तब हमें मिलेगा आम, तब हमें मिलेगा सागौन, तब मिलेगा साखू, तब वहाँ पे मिलेगा हमें साल, तब हमें दिखाई देगा महुआ। इस तरीके के वृक्ष यहाँ पर पाए जाएंगे जब पतझड़। और यहीं पर जो 30 डिग्री अक्षांशों के पास महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जो रेगिस्तानी भाग पाया जाता है, वहाँ पर कैक्टस जैसी, नागफनी जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो मांसल अवस्था में होती हैं, पत्तियाँ कम होती हैं, कांटे ज़्यादा होते हैं। ऐसी भी स्थिति यहाँ पर है। तो मानसूनी जलवायु की खास बात क्या है, इसका वर्ष में चरमोत्कर्ष की ऋतुएं, हवाओं का वार्षिक परिवर्तन और मौसमों की स्थितियां पूरी दिखाई देती हैं। तो इस वीडियो में हमने
विश्व के जलवायु प्रदेशों में 2 जलवायुओं को देखा। हम अगले वीडियोस में और दूसरी जलवायुओं को भी देखेंगे। वीडियो को बार बार देखिए, कॉपी पेन से लेके बैठिए और टीसीएस एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे जितने और वीडियोस हैं आप वो भी देखिए, उनको भी देख के अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। टीजीटी पीजीटी और यूपी पीजीटी और यूजीसी नेट की क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। इनरोलमेंट स्टूडेंट ने शुरू कर दिया है। जैसे ही एक अच्छी कैपेसिटी, एक अच्छी स्ट्रेंथ हो जाएगी, हम बैचेस शुरू कर देंगे, वो पेड बैचेस होंगे। ओके, तो गुड बाय एंड गुड लक।